Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम को और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है एंड इस चैप्टर में मूवमेंट एंड लोकोमोशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मस्कुलर सिस्टम जो कि बनता है मस्कुलर टिश्यू से, मसल्स टिश्यू से, और ये मसल टिश्यूज के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी बॉडी के 4 टाइप्स के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, उसमें सबसे ज्यादा यानी अबंडेंट टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्लियर ना? और इस मस्कुलर टिश्यू में टोटल 629 मसल्स काम करती हैं और ये 629 मसल्स मिलके हमारी बॉडी का 50% वेट, 50% बॉडी वेट बनाती हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये कैटेगराइज्ड हैं इनटू 3 कैटेगरी और मैं ये कैटेगरी इस सेशन में कवर नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशंस की बात कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू में ऑलरेडी मसल्स टिश्यूज को बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया गया है, बट हमें बेसिक्स को पकड़ना है क्योंकि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मसल्स के मैकेनिज्म्स की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मोड ऑफ एक्शन की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मसल्स की 3 जो कैटेगरीज हैं, इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है स्ट्राइएटेड मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स जिसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर आप मसल्स को देखेंगे तो इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेकेंड है आपका स्मूथ मसल्स, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, ये हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, ये हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स भी हैं। तो अनस्ट्राइएटेड पे ये बैंड्स एब्सेंट होते हैं, तो ये स्मूथ हमें दिखता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। और थर्ड कैटेगरी है हमारी कार्डियक मसल्स और इस मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, तो प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, और ये इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपको एज ए स्ट्राइएशन ही दिखती है। तो अब इन दोनों की बात करें तो ये बच्चों दोनों इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, ये हमारी विल पे काम नहीं करती है, तो दीज आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, और ये जो है ये हमारी मर्जी पे काम करती है, तो दीज आर वॉल्यूंटरी या स्केलेटल। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे दें, मगर वॉल्यूंटरी थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी आपको याद करने में इजी है। चलिए, अब इस मस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए पहले एक बिल्कुल बेस पे चलते हैं क्योंकि मसल टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है बाय ग्रुप ऑफ सेल। तो जो सेल मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं उन सेल्स को हम लोग मायोसाइट्स बोलते हैं या मसल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत थिन होते हैं तो ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं एज अ मसल फाइबर या मायोसाइट्स। ठीक है, अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया ना तो ये पूरा मूवमेंट एंड लोकोमोशन का जो मस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट है ये बहुत इजी हो जाता है। तो ये आपका मसल फाइबर और मायोसाइट्स। ठीक है, इस मायोसाइट्स की कवरिंग जो नॉर्मली सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें हम इस मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन मसल सेल में सार्कोलेमा, ओके, और न्यूक्लियस से अराइज होता हुआ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं ज़्यादा ट्यूब्यूल्स नहीं बनाऊंगा, तो आई होप इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। और ये मसल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंशन करेंगे। चलिए, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। सेम फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बन जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बन जाएगा सार्कोसोम्स। सार्कोसोम्स बन गया हमारा। और सेम फॉर द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स,
और ये साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको आप सार्कोप्लाज्म मेंशन करोगे। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? ये अगर आपने नहीं समझा तो आपको बाकी चीजों को समझने में थोड़ा सा फिर डिफिकल्टी आएगा। चलिए, तो बेसिक्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्राइएटेड मसल्स के लिए, ठीक है, अगर मैं इसे स्ट्राइएटेड मसल का स्ट्रक्चर मान के बताऊं, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मान के बताऊं, तो मैं मेंशन भी कर रहा हूं ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखता है। स्ट्रक्चर क्या दिखता है कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, मतलब सार्कोलेमा के नीचे कुछ थिन बैंड ऑफ फाइबर्स होती हैं। तो ये थिन बैंड ऑफ फाइबर्स है, ठीक है, इसको मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। ओके, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। तो इसको मैं बाहर शो करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है बेटा मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। और इसी मायोफिब्रिल्स पे, क्योंकि ये पूरी सार्कोलेमा के नीचे अच्छे से स्प्रेडेड है, तो सार्कोलेमा के नीचे ये पूरा जो मसल फाइबर या मायोफिब्रिल आपके है, स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो स्प्रेडेड है, इस मायोफिब्रिल पे मैं एक मायोफिब्रिल आपको शो कर रहा हूं। इस मायोफिब्रिल पे आपको कुछ ऑल्टरेशंस दिखेंगी। ऑल्टरेशंस क्या दिखेंगी? कुछ एरिया आपको इसका डार्क दिखेगा, कुछ एरिया आपको लाइट दिखता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस डार्क एंड लाइट अपीयरेंस की वजह से ही इसको स्ट्राइएटेड मसल्स बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मायोफिब्रिल्स पे ये जो डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं, इसी की वजह से इसको स्ट्राइएटेड मसल बोला जाता है। अब मैं एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूं कि ये है क्या एक्चुअली और इसका रोल क्या है स्ट्राइएटेड मसल्स में, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो इसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है। तो ये हम लोग लेके चल रहे हैं डार्क बैंड, फिर यहां हम लोग लेके चल रहे हैं डार्क बैंड। ओके, ये फिर डार्क बैंड आ गया आपका, और फिर यहां पे ये हम लेके चल रहे हैं डार्क बैंड। ठीक है बच्चों, और इनके बीच का जो गैप है ये हो गया आपका लाइट बैंड। तो चलिए पहले इसको लेबल कर ले। तो ये वाला स्ट्रक्चर, अब इसको उसको हम लोग ऊपर से मेंशन करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें इसमें पढ़नी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये हो गया आपका डार्क बैंड, और ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं ये हो गया आपका लाइट बैंड। तो चलिए डार्क एंड लाइट बैंड तो क्लियर हो गया आपको। अब इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में लेके चलते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड है। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं आपको, ये जो ए बैंड है, ए मतलब हो गया एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस या इंडेक्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। ठीक है बच्चों, तो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी बोलते हैं। सेम लाइट बैंड, क्योंकि लाइट बैंड में आइसोट्रॉपिक बैंड बनता है, तो इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। ओके, तो ए बैंड हो गया आपका डार्क के लिए, और जो आपका आई बैंड है, आई बैंड आपका हो गया आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये आइसोट्रॉपिक है, लाइटर एरिया। तो आई बैंड हो गया आपका लाइटर एरिया और लाइट बैंड। तो ये डार्क और लाइट इसी पे बेटा डिपेंड करता है, और यहाँ पे सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
चलिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर को और डीपर समझते हैं। ये जो डार्क बैंड है इसके बिल्कुल सेंटर पे, जहां देखिए मैं यहां आपको शो कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं जहां पे ये पूरा नहीं है ये बैंड, तो डार्क बैंड के सेंटर पे एक ब्रिज बनता है। मैं इसको इमेजिनरी ब्रिज बनाऊंगा स्क्रीन मार्कर से, और इसी को बोलते हैं हैंसन ब्रिज। और ये हैंसन ब्रिज एच जोन के नाम से भी पॉपुलर है। क्लियर हुआ आपको ये? तो जहां पे ये डार्क बैंड एब्सेंट है या राइट एट द सेंटर ऑफ डार्क बैंड देयर इज अ हैंसन ब्रिज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हैंसन ब्रिज के भी सेंटर पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैंसन ब्रिज के भी सेंटर पे एम जोन प्रेजेंट होता है। और ये जो एम जोन है ये मायोसिन का जोन है, यानी ये मसल का फर्स्ट प्रोटीन हम मान लें मायोसिन या थिक फिलामेंट मान लें। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं बच्चों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एम जोन हो गया मायोसिन, ठीक है, ये आपका पहला मसल प्रोटीन, ठीक है। अब एक और मसल प्रोटीन आएगा, इसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। तो एम जोन क्लियर हुआ, हैंसन ब्रिज क्लियर हुआ, डार्क बैंड क्लियर हुआ। और ये जो लाइट बैंड है ना, लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर पे एक, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन, या ये भी आपका जेड लाइन हो गया, ओके। तो जेड लाइन, या इसे हम क्रॉस मैम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉस मैम्ब्रेन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसके एक इंपॉर्टेंस तो ये है, इसके ऊपर मसल का सेकंड प्रोटीन प्रेजेंट है एम जोन मायोसिन। मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं, मैं ये भी यहां पे मेंशन कर दूं, मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट क्यों है? क्योंकि इसका डायामीटर है 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मायोसिन को बनाने के लिए अराउंड 2000 मायोसिन मॉलिक्यूल लगता है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आप इसको डायमीटर के बेसिस पे याद रख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली है सेकंड हमारा मसल प्रोटीन एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन को थिन फिलामेंट बोला जाता है, और थिन फिलामेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्टिन का काम क्या है? एक्टिन मायोसिन के कंपैरेटिवली बहुत थिन है, क्योंकि इसका डायमीटर 70 एंगस्ट्रॉम है। चलिए, एक का 150, एक का 70, तो इस बेसिस पे थिक और थिन फिलामेंट्स तो आपको याद रहेंगे, मायोसिन और एक्टिन। और ये जो दो जेड लाइन है ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूं। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया सार्कोमेयर। और यही मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये दोनों डार्क बैंड जो हैं ये क्लोजर आएंगी, समझ में आ रहा है ना आपको, और लाइट बैंड डिसअपियर होगा। देखिए, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा। जब मायोसिन एक्टिन को खींचेगा तो ये दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज यहां चला जाएगा, तो लाइट बैंड डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो सार्कोमेयर समझ में आ गया आपको, सार्कोमेयर हमारा हो गया नेक्स्ट पार्ट। और सार्कोमेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सार्कोमेयर का मतलब हो गया, पहले तो मतलब समझ लें इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। दो जेड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमेयर बोलते हैं, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, एंड इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है मसल्स के लिए। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बात समझ में आ गई। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, इन्हीं की वजह से स्ट्राइएटेड मसल्स पे स्ट्राइएशंस दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी स्ट्राइएटेड मसल्स पड़ा।
अब हम इन थिक और थिन फिलामेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम लोग थिक मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर को समझेंगे जो कि मायोसिन है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मायोसिन की तरफ पढ़ेंगे। तो मायोसिन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। मायोसिन थिक मायोफिलामेंट है। तो कैसे ये काम करेगा, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपनी एक्शन को, अपने फिजियोलॉजी को चेंज करता है, अब थोड़ा इस पे भी हम लोग ध्यान दें। ओके, तो पहले हम लोग मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मगर मायोसिन के स्ट्रक्चर से पहले बच्चों एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल्स टिश्यू दिखता कैसा है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। सेल में बहुत सारी चीजें थी ना, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। ये सब चीजें हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, मगर पहले हम लोग मसल्स के टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझेंगे। तो मैंने अब एक चीज आपको बताया था कि मसल्स में मायोसाइट्स का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोसाइट्स मतलब मसल्स के सेल्स, मसल्स के थिन फाइब्रस सेल, थिन फिलामेंटस सेल आप कह सकते हैं। तो ये जो मायोसाइट्स हैं ये कुछ इस तरह से एक बंडल में अरेंज हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ मायोसाइट्स आपको दिख रहा है। इसमें कुछ आपके ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, कुछ आपके इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। तो सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है, तब जाके ये एक स्ट्रक्चर बनता है, एक टिश्यू बनता है। ठीक है, तो मैं एक टिश्यू और बना लूँ इसी के साथ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे समझानी है इसके लिए एटलीस्ट ये दो तो हम ले ही लें, है ना, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो फिर से ये आपका मायोसाइट्स आ गया। ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स हम ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ हम लोग इसमें नर्व ले लेते हैं। तो चलिए पहले इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखा जाए, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, मैं सारी लेबलिंग ब्लैक से कर दूं, ये वाला पार्ट हो गया आपका मायोसाइट का। ठीक है, थिन फाइबर जो भी आप कह लें इसको। ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स, और ये वाला पार्ट हो गया आपके नर्व का पार्ट। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जिसमें मायोसाइट्स इकट्ठे हुए हैं, इसको कि नंबर ऑफ मसल सेल्स या ग्रुप ऑफ मसल सेल्स टिश्यूज बनाएगा। तो ये जो पार्ट बन रहा है जहां पे सारे मसल सेल्स इकट्ठे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फैसिक्यूलाई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फैसिक्यूलाई। ठीक है बच्चों, पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई। जब सारे मसल सेल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सब कुछ इकट्ठा हो जाए तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं फैसिक्यूलाई। अब इस फैसिक्यूलाई की जो कवरिंग है, ठीक है, हम तो इसी कवरिंग को कवरिंग मान के चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस कवरिंग को मेंशन तो किया नहीं है। ठीक, इस कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। और ये पेरीमाइसियम जो होता है ना, मैं इसको अलग से मेंशन करूंगा, क्योंकि पेरीमाइसियम ये इलास्टिन फाइबर से बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। तो इसे कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग भी कह सकते हैं, और ये इलास्टिन फाइबर से कवर्ड होता है। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई पेरीमाइसियम के बारे में। और एक मसल्स की, यानी एक मायोसाइट की कवरिंग को, ये जो आप देख रहे हैं मायोसाइट, इसके कवरिंग को, इस कवरिंग को थोड़ा सा हम अलग से मेंशन ऐसे कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मायोसाइट, क्योंकि मैंने मायोसाइट को मेंशन किया हुआ है ना बच्चों। तो अब इसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। चलिए, ये भी समझ में आ गया। एंडोमाइसियम क्या है? एक मायोसाइट का मेम्ब्रेनस कवरिंग है, तो ये आपका एंडोमाइसियम है ना, एक टिश्यू के लिए। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं इस टिश्यू की जो कवरिंग है, जिसको फैसिकुलाई बोलते हैं, ये पेरीमाइसियम। और जब बहुत सारे फैसिकुलाई, आई रिपीट, अगर एक फैसिकुलाई है तो सिर्फ एक कवरिंग रहेगी पेरीमाइसियम, मगर जब बहुत सारे फैसिकुलाई हैं तो सारे फैसिकुलाई को कवर करने के लिए
जो कवरिंग बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसीलिए आपको एक और फैसिकुलाई ड्रॉ करके दिखाया है ताकि ये बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड ना हो कि स्ट्रक्चर वरी कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। अगर एक फैसिकुलाई है, सिर्फ एक मेंशन करना है तो आउटर कवरिंग पेरीमाइसियम। अगर बहुत सारे फैसिकुलाई हैं तब कवरिंग आपकी एपीमाइसियम होगी और एक मायोसाइट की कवरिंग ये आपकी एंडोमाइसियम। तो तीन आपको माइसियम याद रखने हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। हाँ, अगर एक ही फैसिकुलाई है तो पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। ये चीज तो क्लियर हो गई ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मस्कुलर टिश्यू बनाता है, ठीक है। ऐसे मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर बनता है। अब इस मस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे मायोसाइट के मायोफिब्रिल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे एक थिक फिलामेंट है मायोसिन और एक थिन फिलामेंट है एक्टिन। तो अब हम लोग मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो पहले हम लोग मायोसिन को समझेंगे। तो मायोसिन ये थिक फिलामेंट प्रोटीन तो है ही, थिक फिलामेंटस आप इसे कहेंगे, और क्योंकि ये मसल प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी माना जाता है। तो मायोसिन की फॉर्मेशन में टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मायोसिन के फॉर्मेशंस के लिए कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन आपको चाहिए। तो टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको चाहिए। अब 6 पॉलीपेप्टाइड का यूटिलाइजेशन क्या है? इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड तो आपको टेल बना के देगी, ठीक है। बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर हम लोग इसका लेके चलेंगे, ओके। तो बिल्कुल इस तरह से ये रैप होता हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है हम लोग को। तो ये इस तरह से रैप होता हुआ, कॉइल्ड होता हुआ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है एक पॉलीपेप्टाइड और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड। तो इसको हम टेल ऑफ मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे मेंशन करूंगा इसको रेड से। पहले थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक कर लेते। तो ये हो गया आपका टेल पार्ट, ठीक है। तो दिस वन इज टेल ऑफ मायोसिन एंड टेल की फॉर्मेशन होती है 2 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड से। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 पॉलीपेप्टाइड तो चला गया आपकी टेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड से टेल बन गया और ये पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के, और ये कहलाती हैं मैरोमायोसिन, ओके। मैरोमायोसिन या मैरोमायोसिन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो पहला स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया। अब बचे हैं 4 पॉलीपेप्टाइड हो गया। हमें टोटल कितने चाहिए? 6 पॉलीपेप्टाइड। अब जो 4 पॉलीपेप्टाइड बचे हैं उसमें इसको अलग ही हम ड्रॉ कर दें, ओके। 2 मिलके एक हेड बनाएगा और 2 मिलके दूसरा हेड बनाएंगे। चलिए, तो हेड पार्ट में ये दोनों जो हेड हैं, इस हेड पार्ट में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यानी 2 इन ईच हेड, ठीक है। 2 इन द राइट, 2 इन द लेफ्ट। ये भी क्लियर ना बच्चों? तो 6 पॉलीपेप्टाइड का यूटिलाइजेशन तो हो गया 2 टेल में एंड 4 आपका हेड के फॉर्मेशन पे। अब हेड पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हेड पार्ट पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये
एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जो थिन मायोफिलामेंट हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, वो एक्टिन यहीं पे आके बाइंड होगा, तो इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट बोला जाएगा। ओके, तो यहां पे भी एक्टिन बाइंडिंग साइट है आपका। और बच्चों इस एक्टिन बाइंडिंग साइट्स के अलावा इस पे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज दी गई है ना, वो है एटीपेस, यानी एंजाइम है एटीपी को ब्रेक करने वाला, तो इसको हम एटीपेस बाइंडिंग साइट बोलते हैं। एटीपेस बाइंडिंग साइट। चलिए, हेड भी क्लियर, टेल भी क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है कि जब तक एटीपी ब्रेक नहीं होगा बाय एटीपेस, तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एटीपी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाती है, हालांकि उसका प्रोडक्शन रेट कम है, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो रही है, बिकॉज मसल्स के पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी टेंडेंसी है। तो जब मसल्स एनारोबिक एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन से बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस्ड कर लेता है, प्रोडक्शन रेट उतना है नहीं, तब चांसेस होते हैं लैक्टिक एसिड्स फॉर्मेशन के, एक्यूमुलेशंस के, और उसी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से मसल्स स्पैज्म होती हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 6 पॉलीपेप्टाइड में 2 आइडेंटिकल हैं और 4 पार्ट हेड में यूज हुआ है। अच्छा, हेड पार्ट को एक और नेम भी दिया गया है, इसको हम लोग हेड पार्ट को HMM यानी हैवी मेरोमाइसिन भी बोलते हैं। ओके, हैवी मेरोमायोसिन। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को समझने की जरूरत अभी ये नहीं है। ये सब अब आप आगे समझेंगे अपने प्रोफेशनल MBBS में। तो अभी MBBS की स्टडीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। तो मायोसिन का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया आपको, टेल, हेड, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड इसका एटीपेस बाइंडिंग साइट। अब इसका हम लोग समझेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन यानी एक्टिन। तो जितना मायोसिन इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्टिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें भी आपको एक चीज समझनी है कि एक्टिन को थिन मायोफिलामेंट बोला जाता है। तो थिन मायोफिलामेंट यानी अब हम लोग एक्टिन को डिस्कस करेंगे। ओके, थिन मायोफिलामेंट एक्टिन। अच्छा, एक्टिन का स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स को मिला के बना हुआ है। तो बच्चों ये पार्ट आप पहले समझिए, अदरवाइज आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो मैकेनिज्म समझ में नहीं आने वाला। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है इसका एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड है इसका ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनता है, क्योंकि ये एक्टिव साइट्स जहां पे मायोसिन आके बाइंड होगा उसको हाइड करता है ये। और थर्ड है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के भी 3 कंपोनेंट हैं। एक है TPT यानी ट्रोपोनिन जो कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होगा, एक है TPI जो इनिबिट करेगा बाइंडिंग को, और एक है TPC जो कि कैल्शियम की बाइंडिंग को प्रमोट करेगा। तो मैं यहां मेंशन भी कर दूं, ये है मेनली फॉर बाइंडिंग विद कैल्शियम, ठीक है। ये है इनिबिटरी जो इनिबिट करेगा, बाइंडिंग को रोकेगा, क्योंकि मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो उसको रिलैक्स भी करना है। रिलैक्सेशन के टाइम पे इनिबिटरी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। और ये है बच्चों ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो ये तीनों ट्रोपोनिन के पार्ट्स हैं। तो अब इसके स्ट्रक्चर को समझा जाए, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसको बहुत आराम से कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
ओके, अब देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन है। और ट्रोपोमायोसिन के अगल बगल बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर मतलब जिसमें ग्लोब्यूल बनता है, मास बनता है, पाउच बनता है, सैक बनता है, कुछ भी आप कहें इसको, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा हम लोग इसको बड़े बड़े ड्रॉ कर लें ताकि डायग्राम हमारा जल्दी से कवर अप हो जाए। तो इसको रैप करते हुए निकलेगा, मगर हम लोग अभी इसको रैप करता हुआ नहीं दिखा रहे क्योंकि डायग्राम को ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको जल्दी से हम लोग शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, ओके। मगर चीज़ें भी हम लोग को सब कुछ कवर करते हुए चलना है। तो मैंने एक ही अभी शो किया है ट्रोपोमायोसिन, आप एक और भी ड्रॉ करना चाहें तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से क्रॉस होते हुए नीचे आएगा और फिर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बाहर की तरफ, और इसके ऊपर हमें फिर से थोड़ा सा ये ग्लोबुलर प्रोटीन बनाना पड़ेगा। चलिए, अब पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है ये ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इस ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होगा। जब पॉलीमराइजेशन होगा ना, तो ये पॉलीमरेज के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा और ग्लोबुलर से ये फाइब्रस बन जाएगा। तो फाइब्रस की वजह से, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन बिकम्स फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो पहले जो चीज थी इस एक्टिन में वो थी जी एक्टिन, ओके, पहले जी एक्टिन था, मगर पॉलीमराइजेशन से ये बन गया एफ एक्टिन। इसका मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एफ एक्टिन है इंस्टेड ऑफ ग्लोबुलर या जी एक्टिन। पहली चीज क्लियर हो गई ना आपको। अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो है ट्रोपोमायोसिन का पार्ट। और ट्रोपोमायोसिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, और ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड करता है, मास्क करता है, कवर करता है, जो भी आप टर्म यूज करना चाहें, हाइड और कवर्स द 7 एक्टिव साइट्स। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता भी है कि ट्रोपोमायोसिन में कितनी एक्टिव साइट्स होती हैं। तो यहां 7 एक्टिव साइट्स होती हैं। तो ये 7 एक्टिव साइट्स मायोसिन की बाइंडिंग के लिए होती हैं, ठीक है। अब इसको मैकेनिज्म में हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे इसका जब हम लोग फंक्शन देखेंगे। और जो थर्ड है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के पार्ट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये यहां प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रोपोनिन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बाइंडिंग साइट देता है फॉर कैल्शियम। तो अगर ये बाइंडिंग साइट नहीं देगा कैल्शियम को, तो कैल्शियम इस पे आके बाइंड नहीं होगा। और जब तक कैल्शियम इस पे बाइंड नहीं होगा ना, एक बार जरा इसके हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और लेबल करते हुए चले बच्चों। ये हो गया आपका ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हो गया आपका ट्रोपोनिन, ठीक है। तो एफ एक्टिन में एटलीस्ट बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि ट्रोपोनिन का रोल क्या है, ट्रोपोमायोसिन का रोल क्या है, और एफ एक्टिन कैसे बना जब ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हुआ बाय द एंजाइम पॉलीमरेज। और इस ट्रोपोनिन में आपको ये शो करना बहुत जरूरी है, ये है इसके एक्टिव साइट्स। मैंने एक साथ शो कर दिए हैं, ये हालांकि थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। चलिए, ये हो गया एक्टिव साइट्स। तो इन दोनों मसल प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने कवर कर लिया। मायोसिन क्या है, एक्टिन क्या है।
अभी भी बहुत कुछ है मायोसिन और एक्टिन में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक्स हैं कि कैसे एमजोन, मायोसिन और मायोसिन का थिक फिलामेंट कैसे बनता है, वो 6 पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर, फिर एक्टिन जो कि जेड लाइन पे प्रेजेंट था, इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन, कैसे रिलैक्सेशन होगा, एटीपीज का क्या रोल है, नंबर ऑफ एंजाइम्स क्या हैं, प्लस अदर जो आयनिक कंपाउंड है, इन सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैकेनिज्म्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये सेशन, ये लेक्चर आपको समझ में आया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मैकेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ताकि उस पार्ट को मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।